हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गुरुकुल योर सक्सेस पार्टनर। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर एक और सीयूटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो 7 जून 2023 में हुआ था। ठीक है, ये जो वीडियो है, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसका केवल एक ही मोटिव है कि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल रहा। ठीक है, मई में किस तरह के क्वेश्चन आए और जून में, मतलब लास्ट एंड में जो चल रहे थे हमारे, जो शिफ्ट हुई थी, उसमें किस तरह के क्वेश्चन में चेंज आया है, वो आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। अपने प्रीवियस जो क्वेश्चन देखे थे वो मई का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, और आज हम जून का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने जा रहे हैं 2023। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब अगर बात करें कि अगर बोट खुद चलती है, अगर बोट खुद चलती है तो उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है हमें। ठीक है, मतलब उसको स्ट्रीम में नहीं चलाया जा रहा है, एक स्टिल वाटर में चलाया जा रहा है। तो इसने कहा इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के लिए तो हमें वाटर की भी स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो 26 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का मतलब है बोट, मतलब 5 प्लस वाटर की स्पीड जो कि हमें नहीं पता है, प्लस या इक्वल टू, दोनों का टाइम इक्वल होगा। 14 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है सेम टाइम में ट्रेवल हुई है, मतलब 5 माइनस डब्ल्यू की स्पीड से। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 26 इंटू 5 130 माइनस 26W इज इक्वल टू 14,570 प्लस 14W। ठीक है, ये 70 इधर आ जाएगा, 70 जब इधर आएगा तो हमारे पास बचेगा 60, और यहाँ पर इधर ये 26 इधर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 40W। जीरो से जीरो कैंसिल, 3/2, और आप ये बोल सकते हो वाटर की स्पीड 3/2 मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आगे चलते हैं। 19th टर्म आपको बताना है एपी सीरीज का, जो कि 1074 और इस तरह से सीरीज चल रही है। 1074 सीरीज चल रही है, हमें 19th टर्म बताना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि nth टर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो a प्लस n माइनस 1d है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें कि a जो है वो फर्स्ट टर्म होगा सीरीज का, जो कि 10 है, प्लस n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 मतलब 19 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। और डिफरेंस कितना है सीरीज का, अगर आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, लेकिन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो -3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 10 प्लस -3 जब कराओगे तो 54, और आंसर आ जाएगा -44। इसका मतलब जो इसकी सीरीज होगी, कौन सी, जो सीरीज होगी हमारी nth टर्म मतलब 19th टर्म, वो जाकर आपकी कौन सी होगी, 44 -44। आगे चलते हैं। cos x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस, देखो अगर यहां पर देखा जाए cos x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो √3/2 गिवन है, √3/2 गिवन है। ठीक है, और इसने एक और चीज बताई है कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें, देखो कॉस की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है, आप ये कहोगे भाई 30 डिग्री पर, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू है 30 डिग्री रही होगी, मतलब x माइनस वाई जो है वो 30 डिग्री आया होगा। और साइन की वैल्यू 1 कब होती है, जब ये 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 90 है। तो अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई की वैल्यू 30 और x प्लस वाई की वैल्यू जो है हमारे पास 90 है, और हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू चाहिए तो हमें इस इक्वेशन को प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, आप ये बोल सकते हैं 60, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमें करने अटेंड, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग है, तभी आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, और कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी हेल्प करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर में भी बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैं लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज आपको मिलेगी। चलो, स्वाति थ्रोज अ डाई ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रोज एटलीस्ट 1/6। ठीक है, देखो दो डाइस, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, तो उसने कहा कि आप ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसके पास कम से कम एक 6 आए। कम से कम एक 6 का मतलब है
कम से कम एक 6 का मतलब है कि एक से ज़्यादा भी 6 आ सकते हैं, मतलब 2 बार भी आ सकते हैं। अब देखो, अगर आपने ये चार्ट देखा होगा कि पहले पर भी 1, दूसरे पर भी 1, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 3, 1 4, तो आप ये देखोगे कितने चांसेस बनते हैं। पहले वाले में 6 चांसेस थे, दूसरे वाले में 6, तो टोटल आउटकम्स जो है वो 36 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी तो आउट ऑफ 36 आएगी, लेकिन इसने बोला है 6 आने चाहिए, तो 1 5 1 6, तो इसका मतलब इस लाइन में 6 आएंगे, ठीक है, जैसे 2 6 3 6, ठीक है, 4 6 5 6 और 6 6, ठीक है, और एक यहां पर आएगा आपका 6 वाली लाइन में, टोटल आउटकम्स ये है। और 6 वाली लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है। तो कितने हमारे पास यहाँ पर है, तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 बार ऐसा हो सकता है जिसमें कम से कम एक बार 6 आए, ठीक है। तो 11 आउट ऑफ कितना 36, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 11/36। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। प्रोबेबिलिटी के परम्यूटेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आए हैं, ठीक है, तो आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन द फिगर लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट पी, ठीक है, ए बी एक लाइन है, सी डी और ई एफ जो है इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी पर, और इसने कहा है एंगल सी पी ई इज 56, सी पी ई जो है ये 56 है, ए पी डी 60 डिग्री, ए पी डी 60 डिग्री, और पी बी और पी एफ, पी बी ये वाली लाइन और पी एफ ये दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। तो आपको बताना पी बी एफ ये वाला एंगल, पी बी एफ ये वाला एंगल आपको बताना है कि कितना होगा। अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों लाइनें इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लीनियर पेयर बनेगा, मतलब 56 और 60 अगर यहाँ पर देखा जाए तो 180 टोटल सम बनना चाहिए, तो 6 और 11 116, तो आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 64, ये वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा 64 बनेगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। सॉरी ये 10, हाँ 116 बनेगा, ठीक है, 64। और अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये 64 बन रहा है, इसका मतलब ये ओपोजिट भी 64 बनना चाहिए, इसका मतलब फिर से 180 डिग्री सम आना चाहिए। तो 180 का मतलब ये है ना कि 116 है, 116 है, ठीक है, क्योंकि 180 में से 64 वापस माइनस करोगे तो इन दोनों का सम 116 आएगा, 116 का आधा कर दो तो 58, 58, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 58 आ जाएगा। उम्मीद है समझ आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा था, ठीक है। इसमें एक तो सम ऑफ ट्राइंगल का 180 आना चाहिए था, एक जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है ऑल्टरनेट एंगल इक्वल आते हैं, तो सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल आते हैं, तो उस वो प्रॉपर्टी यहाँ पर पूछी गई थी। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 18, देखो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर आपको गिवन है 18, तो इसका मतलब ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है। इस आपने आपसे पूछा गया ये ऑल्टीट्यूड क्या होगा। ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2a, ठीक है, ए मतलब साइड, ठीक है, तो हमें बस बता देना है, ठीक, √3/2 और a की वैल्यू कितनी है 6, तो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर 3√3 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखोगे तो एक पजल है या एक सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। 5 फ्रेंड्स है PQRST ऑन अ बेंच वेयरिंग डिफरेंट कलर जैकेट, ब्राउन रेड येलो व्हाइट ग्रे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5% से PQRST, कौन कहाँ पर बैठा है पता नहीं, P सिटिंग नेक्स्ट टू Q, तो P जो है वो Q के साथ में बैठा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन लेफ्ट में और कौन राइट में, ठीक है। एंड वेयरिंग रेड जैकेट, तो P जो है वो रेड जैकेट पहन रहा है, ठीक है, चाहे कहीं पर भी बैठे P जो है वो क्या पहनेगा, रेड जैकेट पहनेगा। आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू एस, आर जो है एस के साथ बैठा है, आर और एस एक साथ या एस और आर एक साथ बैठे, और एंड नॉट वेयरिंग इधर ब्राउन और ग्रे जैकेट, तो इसका मतलब आर जो है, ठीक है, आर जो है ना तो ब्राउन जैकेट और ना ही वो ग्रे जैकेट पहन रहा है, ठीक है, आर ना तो ब्राउन जैकेट और ना ही ग्रे जैकेट, ठीक है। आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू एस
एंड नॉट वेयरिंग ईदर ब्राउन और ग्रे जैकेट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एस इज नॉट सिटिंग विद टी, एस और टी एक साथ नहीं बैठेंगे, एस और टी या टी और एस एक साथ नहीं बैठेंगे। एंड टी इज वेयरिंग ब्राउन जैकेट, जो टी है वो ब्राउन जैकेट पहन रहा है, टी जो है वो ब्राउन जैकेट पहन रहा है। नेक्स्ट, टी इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। ठीक है, टी का पता चला है ये रहा, और टी जो है वो ब्राउन जैकेट पहन रहा है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि ब्राउन जैकेट वो पहन रहा है। आर इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम राइट, राइट से सेकंड पोजीशन पर आर है, और आर के बारे में हमें पता था कि वो ब्राउन नहीं पहन रहा है और ग्रे नहीं पहन रहा है। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। P इज ऑन द राइट ऑफ Q, P जो है राइट ऑफ Q है, P जो है राइट ऑफ Q है, तो इसका मतलब ये दो पर्सन यहीं पर आ सकते हैं। P जो है राइट ऑफ Q है, ठीक है, राइट ऑफ Q एंड T। ठीक है, P जो है राइट ऑफ Q एंड T, Q और T के राइट में बैठा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों तो एक साथ बैठे थे, तो ये यहीं पर आएगा, और P जो है वो रेड जैकेट पहन रहा था। ठीक है, यहां पर बचेगा एक पर्सन एस। अब इसने कहा कि एस, आर ने ब्राउन और ग्रे नहीं पहनी है। देखो हमारे पास कौन कौन से ब्राउन, कौन कौन से कलर थे, ब्राउन आ नहीं सकता एस के पास, रेड आ नहीं सकता। ठीक है, उसने बोला कि ग्रे और ब्राउन वो पहने, ग्रे पहन नहीं सकता आर। ठीक है, और अगर बात करें, अच्छा इसमें एक और चीज है, पी एंड आर सिटिंग टुगेदर, पी और आर एक साथ बैठे हैं। ठीक है, एस इज नॉट वेयरिंग व्हाइट, एस जो है व्हाइट नहीं पहन रहा है, तो एस अगर व्हाइट नहीं पहन रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो आर या क्यू पहनेगा। ठीक है, तो एस इज नॉट वेयरिंग व्हाइट, ठीक है, एस व्हाइट नहीं पहनेगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से कलर बचते हैं, देखो क्यू इज वियरिंग ग्रे जैकेट। ठीक है, क्यू जो है वो ग्रे जैकेट पहन रहा है, यहां पर हमने छोड़ दी थी एक इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं रेड आर के ऊपर। आर ब्राउन और ग्रे नहीं पहन सकता, क्योंकि देखो ये ग्रे नहीं पहनेगा, यहां पर ग्रे भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आर के लिए हमने ब्राउन कैंसिल किया, रेड कैंसिल किया। ठीक है, येलो और व्हाइट की अगर बात करें, एस व्हाइट नहीं पहनेगा, तो आर व्हाइट पहनेगा, और एस को क्या पहनना पड़ेगा, येलो। ठीक है, तो आंसर क्या पूछा है इसने कि व्हाट इज द कलर ऑफ आर जैकेट, जो कि व्हाइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा क्वेश्चन था पजल का। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 243 केजी वेट है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरह से, मान लेते हैं 3 पार्ट जो है ए बी सी है, तो इसने कहा है कि सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब a/2 जो है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेकंड, मतलब b का 1/3 हो गया, इक्वल टू 1/4 ऑफ c, मतलब c का 4। और जब भी इस तरह से वैल्यूज होती हैं, तो ये रेशियो ए बी सी का जो होता है वही होता है जो डिनोमिनेटर में नंबर्स लिखे हैं, 2:3:4। तो इसका मतलब हमें 243 को इसी रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसका सम कितना आ रहा है, 2 और 3 5, 5 और 4 9 आ रहा है। 9 की वैल्यू है 243, 9 2 18। ठीक है, 9 2 18, और यहां पर बचा 6 और 7, 7 टाइम 63। तो इसने पूछा है, अच्छा किस रेशियो में, तो 27 से इसको भी मल्टीप्लाई करो 54, 27 से इसको भी मल्टीप्लाई करो 81, 27 से इसको भी मल्टीप्लाई करो 108। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 54 81 108 केजी। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। और हाँ, एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि क्रैश कोर्स जो है वो 28 मार्च से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स पर, जो कि 12 ब्रांचेस पर, सभी ब्रांचेस पर हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होंगे। ऑफलाइन बैचेस में अगर बात करें 7 डेज क्लासेस होंगी। ठीक है, 7 डेज क्लासेस में अगर बात करें, पर डे 3 आवर्स जीटी की क्लास होगी, मतलब जनरल टेस्ट की क्लास होगी, और डोमेन क्लासेस अलग होंगी आपकी। ठीक है, तो और टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल, आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करियर गुरुकुल की फ़ोन नंबर पर, जो कि यहाँ पर मेंशन है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। चलो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अ कोट इज प्राइस्ड एट 6000, एक कोट है जो 6000 रुपीज पर प्राइस होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है।
इन सेल इट्स प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%। इसका प्राइस जो है सेल में 25% कम कर दिया जाता है। 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 25% मतलब 1/4। ठीक है, इसका मतलब 1/4 कितना होगा 1500। तो 1500 कम होकर इसका प्राइस कितना हो गया सेल में 4500। आफ्टर सेल इट्स प्राइस विल बी इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, इसका मतलब ये जो 4500 है वो 25% इंक्रीज कर दिया गया। अब ये ध्यान रखना कि 4500 का ही 25% इंक्रीज होगा, ना कि 6000 का। तो जब 4500 का 1/4 करोगे आप, ठीक है, 4 से 1 टाइम यहाँ पर 2 टाइम्स, और यहाँ पर बचा 5 टाइम, 1125 टाइम्स। इतना माइनस प्लस होगा, वापस प्लस होगा। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर 5 2 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5, 5625 इतना रुपीज का प्राइस उसका हो जाएगा, ना कि वापस 6000 होगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 25% कम किया, वापस 25% बढ़ाओगे तो वही ओरिजिनल प्राइस पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर 25% बढ़ाया था तो 6000 का 25% कम हुआ था, सॉरी, और जब यहाँ पर बढ़ाया तो 4500 का 25% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्वांट्स के। ठीक है, परसेंटेज के रूल्स हैं, सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीके का क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कौन सी फर्स्ट स्टेट थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, राजस्थान। राजस्थान ने ही सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट, अनुज नोटिसेस दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द हैंड्स ऑफ द वॉल इन द मिरर इज शोइंग द टाइम 6:15। ठीक है, ये वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी था, क्वेश्चन पेपर में भी था। यहाँ पर 6:15 का मिरर इमेज बन रहा है, आपको बताना है करेक्ट टाइम क्या होगा। तो आपको 1160 में से उसको माइनस कर देना है। तो 60 में से जब 15 माइनस करोगे तो 45 मिनट्स यहाँ पर आएंगे, और 11 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो 5, तो 5:45 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा है। आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन फोर ऑल्टरनेटिव्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक फिगर है, फिगर का एक पार्ट मिसिंग है, कौन सा पार्ट इन चार ऑप्शंस में से यहाँ पर पुट होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए पैटर्न को समझे तो ये एक रोम्बस बन रहा है और ये लाइन तो यहाँ पर आएगी, और रोम्बस के यहाँ पर एक लाइन के साथ यहाँ पर ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। ये सर्कल हर कोने पर बन रहा है, तो 2 सर्कल यहाँ पर आएंगे और लाइन भी आएगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में हो रहा है, कौन सा है वो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ डे। एक दिन में कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका 22 टाइम्स, क्योंकि 0 डिग्री जो है 12 आवर्स में, देखो हर आवर में एक बार बनती है, लेकिन 12 आवर्स में केवल 11 टाइम्स बनती है। ठीक है, एक इसके एक्सेप्शन है। और 0 डिग्री अगर 24 आवर्स की बात करें तो वो 22 टाइम्स बनेगी, क्योंकि 12 आवर्स में 11 टाइम्स बन रही है, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ये सही है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 24 पर टिक कर देते हैं ये, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि देखा जाए तो हर एक आवर में, हर पर आवर 0 डिग्री एक बार क्रिएट होता है। इस हिसाब से 24 आवर्स में 24 होना चाहिए, लेकिन करेक्ट आंसर 24 नहीं है, 22 है। कुछ एक्सेप्शन है क्लॉक के अंदर, वो आपको समझनी है। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इसके फाउंडर थे। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें क्या, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद ही करनी पड़ेंगी जीके में। ठीक है, फाउंडर वगैरह ये जितने भी हैं वो पूछ लेता है, बुक्स वगैरह के ऑथर पूछ लेता है, मूवमेंट्स के बारे में पूछ लेता है, तो चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन रीजनिंग का क्वेश्चन है। आशीष रोट अ सेकंड लेटर टू हिज फादर आफ्टर 2 months व्हेन ही डिड नॉट रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट लेटर। ठीक है, इसने कहा कि आशीष ने सेकंड लेटर अपने फादर को लिखा है 2 महीने बाद, जब उसके फादर ने पहले वाले लेटर का रिप्लाई नहीं किया। अब एजम्पशन क्यों ऐसा उसने करा होगा, सेकंड लेटर क्यों लिखा होगा, क्योंकि आशीष के फादर डू नॉट रिसीव द लेटर। ठीक है, ये गलत हो सकता है एजम्पशन, क्योंकि अगर रिसीव नहीं हुआ तो दूसरा भी लेटर क्यों लिखेगा।
ठीक है, ये गलत है। ये एजम्पशन सोचकर उसने नहीं लिखी कि उसके फादर को वो लेटर रिसीव नहीं होगा इसलिए फादर ने रिप्लाई नहीं किया, नहीं। हिज फादर प्रॉम्प्टली, हाँ उसके फादर रिप्लाई करते हैं जल्द से जल्द उसके मैसेजेस का या लेटर का, इसी वजह से हो सकता है उसने वो सेकंड लेटर लिखा हो कि हो सकता है कि उनको, हाँ उसके फादर जो है वो रिप्लाई कर देते हैं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई हो तभी उन्होंने वो रिप्लाई नहीं करा है, ठीक है, लेटर। तो ये वाला सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। ओनली सेकंड इज इम्प्लिसिट, मतलब आपको एजम्पशन में क्या सोचना होता है, जब भी कोई स्टेटमेंट बोली जाती है तो स्टेटमेंट क्यों बोली गई है उसका प्रीअज्यूम आपको करना होता है कि क्यों स्टेटमेंट को बोलने की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या जरूरत पड़ी उस पर्सन को बोलने के लिए, उसका करेक्ट एजम्पशन आपको पता करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। देखो 3 टाइप्स ऑफ मसल होते हैं, एक तो कार्डियक, एक तो कार्डियक मसल होती है जो हार्ट की मसल्स होती हैं, एक स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, जैसे जिस मसल से हमारा स्टमक या ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, वो स्मूथ मसल्स होती हैं। और एक स्केलेटन मसल जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेट। कार्डियक से समझ रहे हो जिस मसल से हार्ट बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमेजन का कोड आपको गिवन है AMAZON का कोड आपको गिवन है ZNZALM, और आपसे पूछा है फ्लिपकार्ट का कोड बताओ, फ्लिपकार्ट। अब अगर यहां पर आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि A और Z, MN, AZ, ZALO और MN एक दूसरे के ओपोजिट पेयर्स हैं। कुछ स्टूडेंट उसको मिरर इमेज भी बोलते हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं होती है वो, ठीक है, वो ओपोजिट पेयर होते हैं। मतलब जितना ए जो है स्टार्टिंग से लेटर है उतना ही जेड स्टार्टिंग लास्ट से है, ठीक है। अगर एम 13 पर आता है स्टार्टिंग से तो एन लास्ट से 13 पर आएगा, ठीक है। इसी तरह से ओ 15 पर आता है स्टार्टिंग से तो एल लास्ट से 15 नंबर पर आएगा। इस तरह के पेयर हैं, 13 पेयर्स आर देयर। तो इसका ओपोजिट क्या होगा, एफ का यू होगा, एल का ओ, आई का आर, पी का के का पी, ए का जेड, आर का आई और टी का जी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा UORK PZIG, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओपोजिट पेयर का ये क्वेश्चन था, ज्यादातर क्वेश्चन ओपोजिट पेयर वगैरह से भी आ सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कोई सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाता है कितने ईयर्स में, 10 ईयर्स में। तो कितने ईयर्स में वो 4 टाइम्स होगा। देखो एक चीज समझनी है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ना हमेशा रेशियो इक्वल रहता है अगर टाइम पीरियड और रेट जो है वो कांस्टेंट है। मतलब जिस भी रेट से ये डबल हुआ है 10 ईयर्स में, तो अगले 10 ईयर्स में भी उसी रेट से चले तो इसका भी डबल हो जाएगा। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल 1 रुपी मान लेता हूँ प्रिंसिपल, तो 1 का डबल 2 हो गया, तो अगले 10 साल में उसी रेट से 2 का भी डबल हो जाएगा 4, और ये प्रिंसिपल का 4 टाइम्स हो गया। कितने ईयर्स में, टोटल 20 ईयर्स में। यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको विदाउट फॉर्मूला किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेज यूज होते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, पूरा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीके का, करेंसी और उसकी कंट्री की, ठीक है। अगर हम यूरो की बात करें, यूरो कहां पर है, बेल्जियम की है, ठीक है। ए का 4th मैच हो रहा है, ठीक है। बाकी नहीं भी पता है तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ जाएगा। बी का 3 कंबोडिया, बिल्कुल करेक्ट। क्रोना, क्रोना जो है वो आइसलैंड का है, और लीरा जो है वो टर्की का है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा, 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर एक आध भी आपको पता चला, ऑप्शंस आपकी पूरी पूरी हेल्प करते हैं फाइंड आउट करने में कि क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और उसका टेन्योर। अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल भी क्वेश्चन हो सकता है ये। देखो कुछ कुछ पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के 2 टेन्योर थे, ठीक है। एक तो कुछ ही समय के लिए बने थे, 96 के आसपास, हाँ ये सही है। अटल बिहारी जो है 96 के आसपास, 16 मई से 1 जून तक, मतलब कुछ ही दिन, मतलब आप 14-15 दिन के लिए वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद उनके जस्ट बाद पीवी नरसिम्हा राव
आ गए थे। तो इसका मतलब बी का फोर्थ आंसर होना चाहिए। नहीं, गलत हो रहा है ये, कुछ गलत हो गया। 96। पीवी नरसिम्हा राव नहीं, उसके बाद चौधरी चरण सिंह की अगर बात करें, वो भी कुछ समय के लिए ही रहे थे। तो इनका तो ये है चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई। ओके, पीवी नरसिम्हा राव का शायद यही है, ये पूरे टेन्योर में रहे थे। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के, चौधरी चरण सिंह का तो बहुत छोटा टेन्योर था। ठीक है, हमारे ये हो सकता है 79 से लेकर 80 तक। ठीक है, और अटल बिहारी वाजपेयी 96 में 14-15 दिन का टेन्योर था उनका। तो ये हो सकता है हमारा, इसी से मैच करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ए का हमारा 3 होना चाहिए, ए का 3 होना चाहिए, बी का 4। ए का 3, बी का 4, दो ऑप्शंस में आ रहा है ऐसा। ठीक है, और सी का हमारा सेकंड आ रहा है, सी का सेकंड, तो डी का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इससे ही कह सकते हो। क्योंकि चौधरी चरण सिंह का टेन्योर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, कुछ ही दिन का था। ठीक है, ये हो सकता है। चंद्रशेखर 91 हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं, अभी आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ द नंबर्स 5, 3, 9, 11, 29 एंड p+1 इज 12। ठीक है, कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 नंबर का एवरेज जो है वो 12 है। तो इन सभी को आप ये बोल सकते हो कि डाटा का सम कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, द एवरेज इंक्रीज बाय 2, इसने कहा कि एवरेज इंक्रीज हो जाएगी 2 से जब 2 नए नंबर आ जाएंगे। अब 2 नए नंबर आएंगे तो इसका मतलब 6 की जगह अब 8 नंबर हो जाएंगे और एवरेज 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 112 इसका सम आएगा। पहले डाटा का सम इतना था, अब डाटा का सम इतना है, माइनस करो कितना आएगा। यहां पर आएगा 11 में से 7 गए 4, 40। डाटा का सम कितना आ रहा है? 40। मतलब ये जो दो नए नंबर ऐड करें हैं उसका सम है। तो q-5 प्लस q+11 की वैल्यू जो है वो आपकी 40 आ रही है। और अगर हम यहाँ पे 11 में से 5 माइनस करें तो 6 आएगा। 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 36, और 2q की वैल्यू 36 और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। इसका मतलब q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी 18, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 की रिवॉल्ट और लीडर्स की बात की गई है। ठीक है, 1857 के रिवॉल्ट और लीडर्स की बात की गई है। ठीक है, चलो बात करते हैं। झांसी का तो हमें पता है, रानी लक्ष्मीबाई, मतलब सी का 2 है। सी का 2 एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यही आंसर आपका मैच हो जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए का 4 हो जाएगा, दिल्ली का बहादुर शाह। ठीक है, और बी का 3, बी का 3 मतलब ठीक है कानपुर नाना साहब, और बरेली जो है खान बहादुर खान। ठीक है, एक से भी आप चीज़ों को मैच कर सकते हो। ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखोगे ना तो काफ़ी आपको फायदा होगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी पता होगी ना, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता है, हम सारी मैच कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच बुक वॉज रिटन बाय आर के नारायणन? आर के नारायण। ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी? इसका आंसर है डार्क रूम। आर के नारायण ने डार्क रूम जो है नॉवल लिखी थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। तो बुक और ऑथर्स की आपको याद करने चाहिए, याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बुक और ऑथर से पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन पे भी आए हैं। ठीक है, बुक्स और ऑथर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो अवार्ड्स हैं, कौन कौन से अवार्ड किसको मिले हैं, ठीक है, ओलंपिक्स के अवार्ड, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में आई हुई है। नेक्स्ट, सुमित सोल्ड अ टेलीविजन एट 15,500 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%। सुमित ने एक टेलीविजन जो है, सेलिंग प्राइस है ये 15,500, और उसको लॉस हो गया 20%। देखो 20% लॉस का मतलब है 1/5। इसका मतलब सीपी अगर 5 रुपीज रहा होगा तो 1 रुपए के लॉस पर उसने सेलिंग प्राइस जो है 4 रुपए आया होगा, लेकिन इसकी वैल्यू 15,500 बताई है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप कि आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू 15,500 बताई है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितने नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो? 4 3 12, यहाँ पर 3 बचे, 3 और 5 35, 4 8 32, 3 बचे।
4 7 ज़ा 28 और यहाँ पर 2 बचे और यहाँ पर 5, तो 3875 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा ये। तो 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 35 और 2 75, लास्ट में यूनिट डिजिट 75 आएगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर मैच हो गया यूनिट और 10 डिजिट से, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, डैश सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सा सेल करता है ये? सोलर सेल करता है, और सोलर सेल को क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट 6 24 60 120 211 336 फाइंड द ऑड वन आउट इन द गिवन सीरीज। अब गिवन सीरीज में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो, अगर यहां पर हम इसका डिफरेंस निकालें तो यहां पर 18 का डिफरेंस है, यहां पर निकालेंगे तो 36 का डिफरेंस है, यहां पर निकालेंगे तो 60 का डिफरेंस है, यहां पर निकालेंगे तो और 91 आ रहा है, यहां पर देखा जाएगा तो 5 2 1 125। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर और डिफरेंस निकालें तो यहां पर आप देखोगे 18 का डिफरेंस है, यहां पर आप देखोगे कितना डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है, यहां पर आपका 31 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर यहाँ पर सीरीज आप देखोगे ना, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस यहाँ पर भी आना चाहिए, मतलब ये जो है 30 होना चाहिए था, 30 होता तो ये 90 होता। ठीक है, तो जब आपका डिफरेंस आपका सही आना चाहिए था। ठीक है, और अगर ये 90 होता तो ये कितना होता? 10 होता, 210, और इसका डिफरेंस जो है वो 126 आता। ठीक है, चलो यहाँ पर चलते हैं आगे, 636, और जब आप इसमें से माइनस खाना, बिल्कुल ठीक है ये, तो इसका मतलब ये वाला आंसर गलत आ रहा है, 211। इस 211 की जगह कितना होना चाहिए था? 210 सीरीज, तभी ये करेक्ट बन पाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ पर्सन क्रॉसेज अ 700 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 3 1/2 मिनट्स। स्पीड आपको बतानी है किलोमीटर पर आवर में। देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस में जब आप किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हो, प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी ब्रिज को पार कर रहे हो, तो ब्रिज की ही तो लेंथ आएगी इतनी। ठीक है, 700 मीटर का ब्रिज था, स्पीड हमें नहीं पता भाई, इनटू 3 1/2 मतलब 2 3 6 7/2, लेकिन ये सेकंड्स में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनट्स मीटर्स में है, जो ब्रिज है वो मीटर में है, तो स्पीड जो भी आएगी, ठीक है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टाइम अगर मिनट में तो सेकंड में ले लो, जिससे कि स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाए। ठीक है, चलो इसकी सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 100 टाइम्स, 0 से 0, 2 से 3 टाइम्स, इसका मतलब स्पीड जो है वो कितनी आ गई? 10/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो जब मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन होती है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करके उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो 5 से 2 टाइम्स, 2 3 से 6 टाइम्स, और 2 6 12। तो करेक्ट जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्कर MARKER को आपको मिरर इमेज बतानी है। क्या बतानी है? मिरर इमेज। अब मिरर इमेज के लिए क्या करना है? लेफ्ट राइट चेंज होते हैं हमेशा। क्या होते हैं? जब मिरर होती है तो लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। जब लेफ्ट राइट चेंज होगी तो आर चेंज होगा बिल्कुल। तो देखो ये ऑप्शन कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें आर जो है वो बिल्कुल सीधा आर है, गलत। ठीक है, ई चेंज होगा, ई की इमेज बनेगी बिल्कुल, ये ठीक है, ये वाला गलत हो गया। तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे उसमें, देखो ये ठीक है, 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 तो एम देख लो बस, एम जो है वो सीधा ही आएगा बिल्कुल। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो मिरर इमेज के क्वेश्चंस में, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होंगे, क्योंकि एक जैसे ही सारे के सारे आंसर लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसने कहा द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स 3006 -50। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करें, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखो x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा x1 मल्टीप्लाई बाय
y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब यहां पर आप वैल्यूज को पुट करोगे तो हाफ x1 कितना है हमारे पास, x1 है 3, तो 3 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 मतलब यहां पर 6 आएगा, प्लस x2 कितना है हमारे पास 0, और 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 तो 0 ही आएगा, प्लस x3 कितना है हमारे पास -5, -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ठीक है, तो -6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हाफ इंटू 3 6 18 प्लस 0 प्लस 5 6 30 प्लस का आ जाएगा ये 48 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, जो कि आंसर कितना है 24। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है यहां तक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A man invested on the simple interest 1/4 of his capital at 7%, 1/4 of his capital at 8%, remaining at 10%। देखो हमें नहीं पता कितनी उसकी कैपिटल थी, मैं 400 मान लेता हूं। क्यों 400 मान लेता हूं, क्योंकि उसको 4 से यहां पर भी डिवाइड किया जा सकता है, यहां पर भी डिवाइड किया जा सकता है। तो 1/4 कैपिटल मतलब 1/4 पार्ट इसका जो कि 100 होगा, 100 को इन्वेस्ट किया 7% पर, तो 7% इसका इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना आएगा। उसके बाद दोबारा से इसका 1/4 किया 100, उसने वो 8% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो इस पे इंटरेस्ट कितना मिला 8, और रिमेनिंग 200 बचा, जो कि इसने 10% पर इंटरेस्ट पर लगाया, तो जो कि आ गया कितना 20, ठीक है, जो कि आ गया कितना 20%। अब इसने ये कहा कि एक साल में उसको 700 रुपए का इंटरेस्ट मिला है टोटल, तो आपको बताना है टोटल कैपिटल कितनी, मतलब 400 की वैल्यू, टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना मिला, आप ये देखो 8 और 7 15, 15 और 20 35, कितना मिला 35, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 700 मिला है, तो कोई नहीं, इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 700 बनाया जा सकता है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करके 8000 इसका प्रिंसिपल फाइंड आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया। ये सारी टेक्निक्स जितनी भी हैं वो सारी आपको सिखाई जाएंगी, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा आपके पास, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में आप काफ़ी कुछ कम समय में ज़्यादा सीख पाओगे, क्योंकि 7 डेज क्लासेस होंगी, 3 आवर्स की आपकी, ठीक है, पर डे क्लास होगी जीटी की, और डोमेन की अलग होगी, ठीक है। तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और फ्री आप उसको बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको फॉर्म फिलिंग में दिक्कत हो रही है, तो आप तब भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ठीक है। इंदिरा गांधी ओके नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ये 84 में उनकी डेथ हुई है, 3 साल बाद 87 में कहीं ना कहीं उसको एस्टेब्लिश किया गया था राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है। राजीव गांधी ने उसको एस्टेब्लिश किया था ना, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव कंटेन्स द फिगर ए एज इट्स पार्ट्स, ओके। एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ये फिगर किसी एक फिगर में छुपी हुई है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखा जाए तो एक तो पहली बात तो ये रोम्बस बनना चाहिए, रोम्बस यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है रोम्बस, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हिडन है। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा आपको बिल्कुल क्लियरली, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें सबको पता है कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है वो सेल ही है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच विद अ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 45 डिग्रीज हैज एरिया 154। देखो ये कह रहा है कि कोई सर्कल है, उसमें एक सेक्टर बनाया हुआ है जो कि 45 डिग्री का सेक्टर है, ठीक है, इसका एरिया 154। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, इसकी वैल्यू आपको 154 गिवन है, तो पाई 22/7
रेडियस का स्क्वायर थीटा 45 अपॉन में 360 डिग्री इज इक्वल टू 154। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 से 2 टाइम्स, 11 से 1 4 14 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, 45 का 8 टाइम्स, तो r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू 7 इंटू 7 49 इंटू 8 आ जाएगा। और जैसे ही रूट हटाओगे तो इस पर 49 का रूट जब 7 और 2 रूट 2 आएगा 8, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट 2 यहाँ पर, तो 14 रूट 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। रेडियस की वैल्यू 14 रूट 2। तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ABC वर्क टुगेदर फॉर 5 days टू बिल्ड अ वॉल एंड B लेफ्ट द वर्क। अच्छा ठीक है, ABC मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर B अपना काम छोड़कर चला जाता है, और A और C रिमेनिंग वर्क को 5 days में कंप्लीट करते हैं। तो कितना टाइम या कितने दिन A और C अकेले लगाएंगे अगर B उस काम को 25 days में करता है? देखो समझते हैं। अगर मैं B का टाइम, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि B किसी काम को 25 days में करता है और एक ही पर्सन का हमें टाइम दिया है, तो उसी का एलसीएम ले लेते हैं 25 और उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। तो एक पर्सन की एफिशिएंसी आ गई 1। तो इसने कहा ABC ने वो काम 5 days किया। देखो टोटल वर्क तो हमारे पास आ गया कितना 25। A प्लस B की एफिशिएंसी 1 प्लस C ने ये काम किया 5 days तक, ठीक है। तो आ गया ये, इतना ही रहने देते 5 days तक। और फिर A प्लस C ने वो काम किया अगले 5 दिन तक। तो इन दोनों का सम जो है वो 25 वर्क ही आएगा। इन दोनों का वर्क कितना आएगा 25 वर्क ही आएगा, इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि B ने तो 5 days काम किया, A और C ने 5 ऊपर भी किया 5 नीचे भी किया, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं 10 काम A ने किया, 10 days इंटू A एफिशिएंसी प्लस 10 days इंटू C एफिशिएंसी प्लस 5 days 5 वर्क B ने काम किया इज इक्वल टू 25 आना चाहिए। 10 कॉमन लेकर A प्लस C, और यहाँ पर 5 इधर जाकर ये 20, यहाँ पर A प्लस C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। हमें पता चल गया कि A और C ने मिलकर कितने दिन में काम किया, कितनी एफिशिएंसी से काम किया 2। तो इसने पूछा है कि A और C टोटल वर्क जो है वो A और C मिलकर जो कि 25 वर्क है, 2 की एफिशिएंसी से 12.5 डेज मतलब 12 1/2 डेज इसको लगाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट इसमें घुसाया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल A का टाइम गिवन है, B का टाइम गिवन है, C का टाइम गिवन है, तो बताओ ABC कितने टाइम में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजों को अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन तीर्थंकरस और उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को दर्शाया गया है, ठीक है। चलो बात करते हैं। देखो सबका तो नहीं पता है, लेकिन ऋषभ जो है वो बुल को रिप्रेजेंट करता है और महावीर जो है वो सरपेंट को, स्नेक को, ठीक है। तो A का 3 और B का 4 होना चाहिए। ओके नहीं, सॉरी एक मिनट। ऋषभ का 3 है, महावीर का लॉयन है, पार्श्वनाथ का सरपेंट है, हाँ ये ठीक है। अजीत नाथ जो है वो एलिफेंट, ठीक है। तो A का हमारे पास 3 आना चाहिए, ठीक है। B का 1 आना चाहिए, महावीर लॉयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। सबके बारे में नहीं भी पता है, ऑप्शन से मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर इमेज बताना है। ये जो इमेज आपको गिवन है यहाँ पर, इसकी वाटर इमेज आपको इनमें से कोई एक होगी। अब आप ये देखो, जब वाटर इमेज बनेगी तो ये इमेज तो नीचे आएगी, तो ये ऊपर कैसे, ये ऊपर कैसे, ठीक है, गलत हो गया। और जब ये इमेज नीचे आएगी तो ये जो फिगर है ये कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर C में ये बिल्कुल करेक्ट आएगी। उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। और ये वाला डिजाइन भी चेंज होगा, ये ऊपर की तरफ था, यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 क्यूब्स ईच वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर क्यूब आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। देखो 3 क्यूब को एक साथ रख दिया गया है और एक क्यूब का जो एरिया वॉल्यूम था वो 343 था। कितना था 343 एरिया की, सॉरी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं।
ठीक है। अगर वॉल्यूम था 343 तो क्यूब रूट कर दोगे तो साइड आ जाएगी 7। ठीक है, ये 7 7 7 सबकी साइड जो है 7 आ गई। इसने कहा सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, अब सरफेस एरिया की बात करें, देखो कितने फेसेस हैं, हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। एक फेस जो है 7 इंटू 7 का बन रहा है 49 का, इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 बन रहे हैं तो 14 से मल्टीप्लाई करो, 4 9 से 36 का 6 आएगा यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचो। अब आप फॉर्मूले में लगोगे कि अच्छा इसकी साइड कितनी है, ये साइड कितनी आएगी, इसका एरिया कितना आएगा। ठीक है, फिर आप उसको फॉर्मूले में लगाओगे, सारी चीजें करोगे। इससे अच्छा तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो कि सरफेस एरिया होता क्या है, कि जितनी भी साइड दिख रही है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 17th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड इन द 2023 में, ये इंदौर में हेल्ड हुआ था, इंदौर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फिगर की अगर बात करें, कौन सी फिगर इन छोटे छोटे पीसेस से बन पाएगी। ठीक है, चलो देखो, देखो ये 4 लाइनें और ये 4 लाइनें, ये छोटी हैं ये थोड़ी बड़ी हैं, तो हो सकता है ये वाली 1 2 3 4 ये 4 लाइनें कंप्लीट हुई, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 4 लाइनें कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये जो 1/4 सर्कल है वो ये रहा, 1/4 सर्कल एक ये रहा। ये 4 लाइनें कहाँ पर है इसमें मेंशन नहीं है, और कहीं यहाँ पर दिख भी नहीं, इसमें 4 यहाँ पर आ नहीं सकते, हाफ ये सब नहीं आ सकता, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको क्लियर है, किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 लाइनें जो हैं ये वाली 4 लाइनें हों, ये 4 लाइनें ये हाइपोटेनिस बन रहे हो, मतलब ये जो डायगोनल वाली लाइन है, और ये जो 4 लाइनें ये वाली हो, और ये दो पार्ट जो है वो बिल्कुल ये सही आ रहा है। ऐसे हो सकता है कि 1 2 3 4 ये 4 लाइनें, ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 लाइनें, 1 2 3 4 ये 4 लाइनें। ठीक है, और ये 1/4 सर्कल एक ये रहा, वन आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, टावर ऑफ साइलेंस इज सिचुएटेड इन विच सिटी, विच स्टेट या यूटी ऑफ इंडिया। देखो साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, जहां पर जो पारसी लोग होते हैं उनका अंतिम संस्कार जहां पर किया जाता है वो होता है, और ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरे किसने डिस्कवर किया था। देखो गोल्डस्टीन ने तो एनोड रेज को किया था, विलियम कुर्क ने, ध्यान नहीं आ रहा है, रॉन्टजन इसका बिल्कुल करेक्ट है, डब्ल्यू रॉन्टजन ने ये एक्सरे को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुनीता रोड हर स्कूटी नॉर्थवर्ड। ठीक है, कहीं स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, सुनीता नॉर्थवर्ड जाती है, देन ही टर्न्स लेफ्ट, ओके, एंड देन अगेन रोड टू हर लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ती है, फिर 4 चलती है, एंड शी फाउंड हरसेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से वेस्ट से वो 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 है, तो इसका मतलब ऊपर भी 2 है, ये 4 है, तो ये भी 4 है। तो इसने कहा फाइनली वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में कितने किलोमीटर या कितनी दूर चली थी, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ में 4 किलोमीटर चली थी, तभी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 जब यहां पर ये 2 चल रही है यहां पर भी, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच कंटेन्स फिगर ए एज इट पार्ट। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी की सारी फिगर एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, ये सारी फिगर इसमें आ जानी चाहिए, पार्ट बोला है इसने, उसका पार्ट होना चाहिए। अब देखो 3 ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल क्या यहाँ आ रहे, नहीं आ रहे, 3 ट्राइंगल आ रहे हैं, हाँ, 2 क्रॉस आ रहे हैं, हाँ, ये डॉलर यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया। 3 ट्राइंगल आ रहे हैं बिल्कुल, 2 क्रॉस आ रहे हैं, हाँ, एक डॉलर भी आ रहा है, ये पार्ट सही है, ये सारे पार्ट इसमें इसका पार्ट है। ये 3 ट्राइंगल, 2 क्रॉस, डॉलर नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना पार्ट बोला है, कई क्वेश्चन गलत सोचकर गलत मानकर आप उसको छोड़कर आ जाओ। क्वेश्चन देखो, हॉकी कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। फॉर दिस 7 players are available, P, Q and R, and females S, T, U and Z. All players have equal capability and at least 2 males will be there in the team. ठीक है, देखो हमारे पास 3 मेल हैं, ठीक है, P, Q, R, और 4 फीमेल हैं, S, T, U और Z।
ठीक है। ऑल प्लेयर्स इक्वल कैपेबिलिटी, 2 मेल होने चाहिए टीम में, एटलीस्ट 2 मेल्स होने चाहिए, तो इसका मतलब बाकी 2 फीमेल होंगी, और हो सकता है कि 3 मेल हो जाए तो 1 फीमेल हो जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसा, ठीक, फॉर अ टीम ऑफ, बट ठीक है, अब ये कंडीशंस कुछ यहां पर बता रहे हैं, बट क्यू कैनॉट प्ले विद एस, क्यू और एस के साथ प्ले नहीं करेगा, क्यू और एस एक साथ नहीं आएंगे, मतलब क्यू और एस की हो सकता है फाइट हो रही हो भाई, ठीक है, क्यू और एस एक साथ नहीं आएंगे। नेक्स्ट, आर कैनॉट प्ले विद जेड एन एस, आर जो है जेड या एस के साथ नहीं खेला जाएगा, जेड या एस के साथ नहीं खेलेगा, कौन, आर, ठीक है। इफ यू इज सेलेक्टेड, अच्छा यू कंफर्म है कि यू सेलेक्ट हुआ है, तो यू तो फीमेल है, यू सेलेक्ट हुआ है, और क्यू रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो क्यू रिजेक्ट अगर हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों पी और आर ही होने चाहिए, अगर यू आया और क्यू को रिजेक्ट कर दिया तो पी और आर ही होने चाहिए, ठीक है। और अगर आर आया है तो जेड और एस आ नहीं सकते, क्योंकि आर जेड और एस के साथ नहीं खेलेगा, तो जेड और एस का भी रास्ता साफ हो गया है, ठीक है, यहां पर ये नहीं खेलेंगे। यू आ चुका है तो यहां पर किसको आना पड़ेगा, टी को, पी आर यू और टी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, यही आंसर होगा, ठीक है। अगर सेकंड वाली कंडीशन समझे कि यू सेलेक्ट होगा ही होगा, ठीक है, अगर यू सेलेक्ट हुआ, मान लो यू, तो फिर यू के साथ पी क्यू आर ये तीनों को यहीं पर आना पड़ेगा, और कोई कंडीशन इसमें नहीं लगेगी पी क्यू आर यू, कोई ऐसा है भी नहीं, ठीक है। तो एक पर्सन सेलेक्टेड था यू, और वो सब में भी था, तो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ आएगा। पेपर फोल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट है, ट्रांसपेरेंट शीट है तो ध्यान रखना ये वाला पार्ट इसके ऊपर फोल्ड होकर आएगा, प्रिंट होगा इसके ऊपर। अब जब ये इसके ऊपर आएगा तो कौन सी फिगर बनेगी, आप यहां पर देखो, यहां पर 3 लाइनें हैं, 1 2 3, ठीक है, रेड कलर से देखते हैं, एक, 1 2 और 3 लाइनें बनी हैं, तो ये 3 लाइनें एक दूसरे के यहाँ पर ये ऊपर आ जाएंगी, ये 4 लाइनें गलत है, ये यहाँ पर लाइन नहीं आएगी, ये नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्लॉक से, कैलेंडर से, ठीक है, स्टेटमेंट एजम्पशंस, क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैथ्स में अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ठीक है, तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो सबको आपको करना पड़ेगा ये तैयार, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है इस वाले सेट में कोई टॉपिक छूट गया, हो सकता है वो दूसरे वाले में ना छूटे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि ये वाला नहीं पूछा तो ये पूछेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ मोड एंड मीन ऑफ द डाटा आर 18 एंड 21, देन मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है, ठीक है, ओके, देखो, मीन और मोड का जो डिफरेंस है वो हमेशा 3 टाइम्स होगा मीन माइनस मीडियन का, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर यहां पर बात करें, मीन कितना है 21 माइनस मोड कितना है 18, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 21 माइनस मीडियन, ठीक है, और यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 3, 21 माइनस एम, और यहाँ से कैंसिल हो गया 1, 21 माइनस एम, तो आप ये कह सकते हैं एम इधर आ जाएगा और 22 आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 20 आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 करेक्ट। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 81 का रूट करेंगे 9, 64 का क्यूब रूट 4, यहां पर करेंगे तो 216 का क्यूब रूट करेंगे तो 6, प्लस 4 का रूट स्क्वायर 16, 3 का क्यूब 27, और इसका स्क्वायर रूट है, तो 4 प्लस 13 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ये 6 और 6 12, 12 और 7, अच्छा ये 49,
का रूट, तो 13 बाय क्या आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर, 13/7। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हु हैज बीन इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑफ फॉर इंडिया रिपब्लिक डे 2023, ठीक है। 2023 में प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी को बुलाया गया था, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। ब्राउन का आंसर बताना है हमें। देखो व्हाट इज द कोड फॉर ब्राउन। अब ब्राउन आप देखो कहां कहां पर है, हमने कहा ये रहा ब्राउन, सेकंड वाली स्टेटमेंट में ब्राउन है नहीं, थर्ड वाले में है ब्राउन ये रहा। तो इन दोनों के कोड में क्या कॉमन आ रहा है, आप देखोगे कि इन दोनों के कोड में का कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, का। तो फर्स्ट और थर्ड डाटा सफिशिएंट हो गया हमारे पास आंसर देने के लिए। बी में वो ब्राउन है ही नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड से ही या ए और सी से ही हमें पता चल पाया कि ब्राउन का आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर नहीं पूछा उसने, बस ये पूछा कि सफिशिएंट कौन सा डाटा है। नेक्स्ट, 2, 5, 10, 17, 26 डिफरेंस निकाल लेते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि ज़्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहे नंबर। 3 यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9, तो ये ऑड नंबर की सीरीज चल रही। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 आना चाहिए, और जब आप ऐड करोगे तो 37 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। ये किससे कंट्रोल होता है, जो कि है मेड्यूला, ठीक है, ब्रेन का पार्ट है, मेडुला से ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर क्वोशिएंट इज 5/2। देखो दो नंबर का सम इसने कहा है कि 14 है, और उनका क्वोशिएंट मतलब जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर 5/2 आ रहा है। इसका मतलब x 5 रहा होगा और y 2 के रेशियो में रहा होगा, ठीक है। अब दोनों का सम 17 कैसे आएगा, इन दोनों का सम यहाँ पर कितना आ रहा है 7, तो इसका मतलब 2 टाइम्स कर लेते हैं तो ये 10 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। देखो आ गया ना 14, दोनों का सम यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, तो इसका मतलब वो x और y जो है 10 और 4 थे। बस इतना ही आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सारे के सारे तो नहीं आप कह सकते, ठीक है। 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने थे, तो आप 50 क्वेश्चंस कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो सकते हैं जो बड़े क्वेश्चन है वो छोड़ दो आप, ठीक है। जो छोटे क्वेश्चंस है या जो इजी लग रहे हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 60 में से 50 अलाउड थे। नेक्स्ट इसने पूछा है कि व्हाट सम वर्ड्स आर कोडेड इन द फ्रॉम द आर्टिफिशियल लैंग्वेज, और आपको बताना है लिव अर्जेंटली का कोड क्या होगा। देखो लिव कहाँ है, ये रहा लिव, तीनों ही सेंटेंसेस में कॉमन है, DAKB DAKB DAKB, तो DAKB तो आना ही चाहिए। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये एक ही ऑप्शन में DAKB आ रहा है, देखो यही आंसर होगा। इसका मतलब अर्जेंटली का कोड वैकबो होगा, ठीक है, और कहीं है नहीं वैसे, लेकिन है। अच्छा इस कॉमन हमें ये तो पता ही नहीं है ना कि अर्जेंटली का कोड क्या होगा, लेकिन ये पता है लिव का कोड जो है DAKB है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैलेंडर का क्वेश्चन। 1 फरवरी 2004 में वेडनेसडे था, और आपको बताना है 3 मार्च 2004 में ही, मतलब सेम ईयर में क्या दिन होगा। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस ले लो या फरवरी और मार्च लिख लो। फरवरी के रिमेनिंग डेज 2004 की फरवरी है, तो 29 डेज की फरवरी होगी। 29 में से 1 डे निकल चुका है, तो 28, 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0, क्योंकि कोई भी पूरे वीक्स में डिवाइड हो गए पूरे डेज, ठीक है। मार्च के 3 डेज, ठीक है, तो 3 डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। वेडनेसडे में 3 डेज ऐड करो, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेडनेसडे प्लस 3 डेज, ठीक है, सैटरडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनालॉगी का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर रिलेटेड टू सेकंड नंबर इन द सेम वे 55 रिलेटेड टू द विच नंबर। यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल सा नजर आ रहा है क्या, कि हो सकता है इन दोनों का सम किया गया हो और उसका डबल यहाँ पर लिख दिया गया। 2 + 2 4, 4 का डबल कर दिया गया। 5 और 5 10, 10 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 20, और ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। केसरी जो न्यूज़पेपर था वो किसने लॉन्च किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने
लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइस चांसलर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? हेक्टेटस हेक्टस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। अच्छा, दोनों में से कोई एक ठीक है। एरिस्टोटल तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का है फादर। हिस्टोरिया नेचुरा इज फेमस फॉर प्लीनी, हिस्टोरिया नेचुरलिया इज अ फेमस बुक। 48 ओके, दो दो चीजें पूछी गई हैं। हिप्पैस्कस इज नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है वो हिक्टियस है, जो करेक्ट है। तो इसका मतलब ए आना चाहिए। अगर ए आएगा तो बी और ई गलत हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि फादर तो एक ही है ज्योग्राफी का। तो इसका मतलब ए ही ठीक होना चाहिए। जिसमें ई आ रहा है वो गलत है, ये गलत हुआ। इसमें ई आया है, ये गलत हुआ। इसमें बी आया है, ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन नॉलेज नहीं है, तरीका नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, तो फिर तो छोड़ के आना बनता है बिल्कुल। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट करना, ऑप्शंस कैसे यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा तो हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि ऑप्शंस को कैसे यूज करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपोनेंट्स और उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जाकिर हुसैन तो हमें पता है भाई, तबला। तो बी का होगा 4, और बी का 4 तीन ऑप्शंस में आ रहा है, क्या करें? फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, बी का थर्ड सेकंड आ रहा है इसमें। ठीक है, पंडित रविशंकर जो है वो सितार के लिए फेमस है, तो ए का सेकंड होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हमारे पास ए का सही आ रहा है, बी का सही आ रहा है, सी और डी में देखना है। उस्ताद अली अकबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई के लिए फेमस थे, तो डी का थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ आया है, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन पेपर किस लेवल के क्वेश्चंस रहे, कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि ठीक है, पजल के कैसे क्वेश्चन आए, सिटिंग अरेंजमेंट का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किस किस टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, जो टॉपिक आपके वीक्स हैं उस पर थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बेसिक से सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो कि 28 मार्च से 2024 से स्टार्ट होगा। 7 डेज क्लासेस होंगी, 3 आवर्स पर डे की जीटी की क्लासेस होंगी, और आपकी डोमेन की भी अलग से क्लासेस की जाएंगी। ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं कोर्स वाइज, जो भी आपने डोमेन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसकी सब्जेक्ट वाइज क्लास होगी, डोमेन की भी। ठीक है, फॉर्म फिल करने में आपको सीयूटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप फॉर्म फिलिंग के लिए भी आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दिए नंबर आपको यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। करियर गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, सारी चीज़ें आपको, चॉइस फिलिंग, फॉर्म में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी से, कौन कौन से फॉर्म आप भर सकते हो, सारी सारी की डिटेल्स सारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।